सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग ने देखा था कि किस किस तरीके के अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, एराइल हैलाइड्स होते हैं, और उसकी नेक्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था उसके मेथड और प्रिपरेशंस के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हेलो एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही थ्योरेटिकल टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में या नीट में भी आते हैं। तो देखिए, पहले इसमें प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, उसका नाम है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट जैसे जैसे साइज़ बढ़ता रहेगा ना किसी एल्काइल हैलाइड का, जैसे उसमें साइज़ कैसे बढ़ेगा? साइज़ बढ़ेगा भाई उस हैलाइड में कार्बन एटम्स जब बढ़ने लगेंगे वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने लगेगा। तो इस चीज़ को आप लोग कहीं लिख भी लीजिए कि जो साइज़ होता है ना वो मेल्टिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर साइज बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी ऑटोमेटिकली आपका बढ़ेगा, ठीक है। जेई और बोर्ड्स में ये बहुत बार ये क्वेश्चन आता है सिमेट्री के रिलेटेड रहते हुए, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वो डायरेक्टली रिलेट करता है सिमेट्री को। जिसकी ज़्यादा सिमेट्री होगी उतना उसका, उसी कंपाउंड का उतना उसका ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट से कोई कंपाउंड, ठीक है, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन है, ठीक है, और एक हमारे पास कंपाउंड है आपका मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब यहाँ पे पैरा पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे मेटा पे जुड़ा हुआ है। अब देखिए सिमेट्री की अगर हम लोग बात करें तो सिमेट्री देखिए पैरा वाले कंपाउंड में ईजिली यहाँ पे कट हो रही है, लेकिन यहाँ पे अगर हम सिमेट्री देखेंगे तो सिमेट्री इतनी एग्जैक्ट नहीं आ रही है। तो जो पैरा का इसका मतलब है जो कंपाउंड हो जाएगा, यानी पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, इसकी सिमेट्री क्योंकि जो मेटा है उससे ज़्यादा है, इस वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जेई और बोर्ड्स में ये बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा वो रहेगा किसका? बॉइलिंग पॉइंट का। तो इसमें देखिए ये जो डेफिनेशन है ये आप लिखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं ये, देखिए। और यही एनसीईआरटी को मैंने शॉर्ट वे में और एक अच्छे फॉर्म में उसको एक्सप्रेस किया है जिससे आप लोगों को ईजी वो समझ में आ पाए। तो देखिए, विथ इंक्रीज इन साइज, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, और विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, साइज बढ़े या फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़े, लेकिन ध्यान रखिएगा विदाउट ब्रांचिंग होना चाहिए। ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट अभी हम लोग नीचे देखेंगे। विदाउट ब्रांचिंग, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ता रहेगा, जो वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, देखिए वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी जो कार्बन कार्बन में जो अट्रैक्शंस लगेंगी या जो वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ेगी। और जब वो वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इसका क्या मतलब आप समझे कि जो वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, VDW से डिनोट कर देता हूँ, वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? बॉइलिंग पॉइंट के होती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, देखिए एक हमारे पास मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है और ब्यूटेन है, ठीक है। अब जैसे देखिए जैसे जैसे साइज बढ़े या जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे, ठीक है, वैसे वैसे क्या है? वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा होगा। और जब वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा होगा तो उनकी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रही होगी। तो देखिए इन सब में से सबसे बड़ा साइज किसका है या सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसके पास है? वो हमारा ब्यूटेन के पास है। तो इसका मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे हाईएस्ट हो जाएगा और फिर इस फॉर्म में डिक्रीज होता रहेगा। और मीथेन के पास क्योंकि सबसे कम कार्बन एटम्स हैं या जो सबसे एक हम कहें कि स्मॉलेस्ट साइज़ है, तो इस वजह से इसका जो वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो ऑलमोस्ट नील होगा, जिस वजह से इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे वीकेस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये जेई नीट और बोर्ड्स तीनों में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो ब्रांचिंग वाला है। देखिए जैसे जैसे हम लोग ब्रांचिंग करेंगे ना, ब्रांचिंग का मतलब है कि जैसे एक स्टेट कार्बन चेन थी उसको हम लोग ने ब्रांच करके यहाँ पे कोई नया कार्बन ऐड नहीं किया, हमने वही कार्बन को कहीं से उठा के दूसरी जगह पुट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दिया, या ऐसे करके दो कार्बन हमने लास्ट के उठाए और इसके मिडिल में पुट कर दिए। तो जैसे जैसे हम लोग ब्रांचिंग करेंगे ना वैसे वैसे वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगेगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे ब्रांचिंग करेंगे वैसे वैसे वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगेगा। और जब वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा रखी है, जो ब्रांचिंग जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे, ठीक है,
आपने कई सारी ब्रांचेस बनाना स्टार्ट कर दी, तो वैसे वैसे क्या होगा, बॉइलिंग वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका कम होने लगेगा। और जैसे जैसे वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, वैसे ही आपकी बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन का। देखिए एन पेंटेन को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको हम लोग एक स्ट्रेट फॉर्म में ही लिख देंगे, ठीक है, CH2 CH2 CH3, ठीक है, ये हमारा आपके पास 3 to 5 कार्बन एन पेंटेन हो गया। आइसोपेंटेन को हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये आपका CH3, ये आपका आइसोपेंटेन हो गया। और नियोपेंटेन को हम लोग कैसे लिखेंगे, नियोपेंटेन में 2 जगह ब्रांचिंग हो जाती है ना। सी, देखिए एक CH3 यहाँ हो गया और एक CH3 यहाँ हो गया। अब आप समझिए कि ये 3 हमने ऐसे रहने दिए और ये CH3 उठा के इस वाले कार्बन एटम्स पे अटैच कर दिए, ठीक है। ये CH3 हमने रहने दिए, यहाँ तक का इतना रहने दिया, CH2 CH2 CH2। ये जो CH3 थे ये इस CH2 पे ऐड कर दिए, तो यहाँ पे हमारा नियोपेंटेन बन जाएगा। अब देखिए, आप देखिए यहाँ जो नियोपेंटेन है इसमें ब्रांचिंग जो है ना वो सबसे ज़्यादा है। और जब यहाँ पे ब्रांचिंग ज़्यादा है तो जो वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो सबसे कम हो जाएगा। क्यों, ब्रांचिंग और वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्वर्स चलते हैं, और जब वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है ना वो सबसे वीकेस्ट हो जाएगा। क्या, सबसे वीकेस्ट। और एन पेंटेन देखिए यहाँ पे ब्रांचिंग सबसे कम है, ब्रांचिंग सबसे कम है, तो जो वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा ना वो सबसे हाईएस्ट हो जाएगा। ये पेंटेन के जो आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं, तो जब वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसका सबसे ज़्यादा। तो इसी का ऑर्डर हमसे नीट में क्वेश्चन भी पूछा, जेई में भी पूछा था और बोर्ड्स एग्जाम्स में भी पूछ लेते हैं, तो ये आप याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है वो हमारी डेंसिटी की रहने वाली है। एनसीईआरटी डेंसिटी में तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करती है, वो बस इतना बताती है कि जो ब्रोमो और आइडो के जो फॉर्म है, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब हम लोग नीचे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो जैसे उनका साइज़ बढ़ता है तो उस हिसाब से उनकी जो डेंसिटी होती है वो वाटर से भी हैवी होने लगती है। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जो ब्रोमो आइडो है वो वाटर से ज़्यादा हैवियर हो जाते हैं। और एनसीईआरटी ये भी डिस्कस करती है कि जो डेंसिटी होती है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम से डायरेक्टली रिलेट कर रही होती है, यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ जाएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांचिंग। यहाँ ब्रांचिंग मैटर नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है वो हमारी सॉल्युबिलिटी रहने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट और जेई में तो नहीं पूछी जाती लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में ये बहुत बार पूछी जाती है। देखिए जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो वेरी स्लाइटली सॉल्युबल, स्लाइटली का मतलब है बहुत कम सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है। इसका रीज़न पूछा जाता है कि वाई हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। तो देखिए जैसे क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो RX है ये एक हेलो एल्केन है, ठीक है, और ये हमारे पास वाटर हमें दिया गया है H2O। इसके जो हाइड्रोजन ये जो H हैं ये सारे H और O ऑक्सीजन और H और O हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो जब हम लोग RX को वाटर में ऐड करते हैं, तो जब किसी चीज़ को हम लोग जब किसी दूसरे सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो उनके बीच में आपका बॉन्ड सेटअप होने लगेगा, ठीक है। अब RX और H2O में जब आपकी बॉन्ड सेटअप होने लगेगा तो जो जब किसी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी रिलीज़ होती है ना, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो जो एनर्जी रिलीज़ होगी ना इस बॉन्ड के सेटअप होने से, वो वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड यानी जो प्री एग्जिस्टिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उसको ब्रेक नहीं कर पाएगी। यानी कि ये जो एनर्जी है ये जो रिलीज़ हुई ये इसको ब्रेक नहीं कर पाएगी। और जब आप समझिए जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स इनके ब्रेक हुए ही नहीं तो फिर सेटअप नया हो कैसे पाएगा, है ना। तो वही चीज़ मैंने लिखी है, लेस एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है, बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन द अट्रैक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड वाटर। एल्काइल हैलाइड और वाटर के बीच में जो अट्रैक्शन हुआ उसमें लेस एनर्जी रिलीज होती है। और यही एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज़ नॉट सफिशिएंट, ये उतनी सफिशिएंट नहीं हो पाती है कि वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं या उनके वाटर के बीच का जो अपना अट्रैक्शन होता है उसको ब्रेक कर पाए। और जब ये ब्रेक कर नहीं पाती है तो RX और H2O यानी एल्काइल हैलाइड और वाटर के बीच अट्रैक्शन सेटअप
हो नहीं पाती हैं, तो यही इसका रीज़न है। हालांकि ये जो एल्काइल हैलाइड्स होती हैं ये सॉल्यूबल होती हैं कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे नेफ्थलीन हो गया। तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज सारी डिस्कस कर ली। नेक्स्ट वीडियो भी हमारी नेक्स्ट टॉपिक पे रिलेटेड होने वाली है। ओके, थैंक यू।